Welcome back dear students. Welcome to this another useful video tutorial. तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा चैप्टर है दिस इज़ द चैप्टर नंबर 15 फ्रॉम द लास्ट यूनिट ऑफ 12th NCERT। तो कल हमने पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट वाला टॉपिक कवर कर लिया था, इंटरेक्शन के बारे में वीडियो आपको मिल गया था सारा, और दिस इज़ द सेकंड लास्ट चैप्टर। तो वी विल सून कवर द +2 NCERT। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। इसका मैंने पहले भी वीडियो दिया है बना के, आपको प्रोवाइड करवाया है मटेरियल, नोट्स, वीडियो ट्यूटोरियल और जो चैप्टर है, तो आपकी ये बेटर अंडरस्टैंडिंग करवा देगा और इससे बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें आपको बायोडाइवर्सिटी एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में करवाया जाएगा। सो कह रहा, इफ़ एन एलियन फ्रॉम डिस्टेंस गैलेक्सी वर टू विजिट द प्लैनेट अर्थ, फर्स्ट थिंग दैट would amaze and baffle him would most probably be the enormous biodiversity of the life that could encounter। अगर कह रहा है कोई दूसरे ग्रह से कोई आ जाए, एलियन आ जाए, तो वो सबसे हैरानी वाली बात उसके लिए यही हैरान हो जाएगा कि इतनी बायोडाइवर्सिटी क्यों है, इतनी लाइफ्स है। द कॉमन मैन सीजेस टू एस्टॉनिश एंड फैसिनेट अस। एक आम आदमी भी हमें हैरान करता है। The common man would find it hard to believe that there are more than 20,000 species of ant, 3 lakh species of beetle, 28,000 species of fishes, nearly 20,000 species of orchid। इतनी ज़्यादा species बता दी हैं। Ecologists and evolutionary biologists now have tried to understand the significance of such biodiversity by asking the important questions। इतनी नेचर ने क्यों डाइवर्सिटी दी है, इतनी क्यों स्पीसीज़ क्यों बनी है, इसके ऊपर सर्च कर रहे हैं। वाई आर देयर सो मैनी स्पीसीज, डिड सच ग्रेट डाइवर्सिटी एग्जिस्ट थ्रू आउट द अर्थ हिस्ट्री, हाउ डिड दिस डाइवर्सिफिकेशन कम अबाउट, हाउ एंड वाई इज दिस डाइवर्सिटी इम्पॉर्टेंट टू बायोस्फीयर, वुड इट फंक्शन एनी डिफरेंशली इफ द डाइवर्सिटी मच लेस, हाउ डू ह्यूमन बेनिफिट फ्रॉम द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। तो ये क्वेश्चन सारे आपके भी दिमाग में आते होंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस के ऊपर रिसर्च भी चल रही है, मैनी आर सॉल्व्ड। सो बायोडाइवर्सिटी क्या है? जो बायोस्फीयर है, जहाँ पे लाइफ होती है, पार्ट ऑफ द अर्थ, इमेंस डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी का मीन होता है हेट्रोजेनिसिटी, डिफरेंशिएशंस, डिफरेबिलिटी, एग्जिस्ट नॉट ओनली इन द स्पीसीज लेवल बट द ऑल लेवल, हर एक लेवल पे होती है। और द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रेंजिंग फ्रॉम मैक्रोमोलिक्यूल में ले लें, चाहे सेल टू बायोम में चले जाएं, तो काफ़ी डाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी इज़ द टर्म पॉपुलराइज्ड बाय सोशियो बायोलॉजिस्ट के द्वारा जो बनाई गई टर्म है, एडवर्ड विल्सन टू डिस्क्राइब, एडवर्ड विल्सन ने इसको दिया था, द डाइवर्सिटी एट द ऑल लेवल्स ऑफ द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको उन्हें 3 जो टाइप की डाइवर्सिटी के ऊपर बात की थी, ये 3 तरह की डाइवर्सिटी होती है। First is the genetic diversity. Genetic is the gene level. So a single species might have shown high diversity at the genetic level over its distributional range. The genetic variation shown by the medicinal plant Rudolphia vomitoria growing in the different Himalaya range might it be in term of the potency and concentration of active chemical। कितने केमिकल हैं इसमें, जिसको एस्पिरिन कहते हैं, डेट प्लांट प्रोड्यूस, डाइवर्सिटी आ गई इसमें, कौन से जीन है, डिफरेंट जीन है। इंडिया हैज़ मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्टेन ऑफ राइस। राइस की इतनी वैरायटीज़ हैं, 1000 मैंगो की वैरायटीज़ हैं। सो जीन के लेवल पे, जीन जो होता है डिफरेंस आ जाता है जेनेटिक जीन एक्सप्रेशन का, उससे न्यू स्पीसीज़ आ जाती है, उसको कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। स्पीसीज़ डाइवर्सिटी है स्पीसीज़ लेवल पे। तो यहाँ पे देखें, अगर वेस्टर्न घाट की बात करें, ग्रेटर एम्फीबियन डाइवर्सिटी देन द ईस्टर्न घाट, यानी वेस्टर्न घाट के ऊपर सबसे ज़्यादा स्पीसीज़ हैं एम्फीबियन की, ईस्टर्न घाट के ऊपर कम है। उसके बाद आता है इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकल लेवल पे क्या करेंगे, विद इट्स डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैनग्रोव, कोरल रीफ, वेटलैंड, एस्टरीज एंड एल्पाइन मीडोज हैज़ अ ग्रेटर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी देन द स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे। यानी नॉर्वे जो कंट्री है डेट इज़ द स्कैंडिनेवियन। स्कैंडिनेवियन टर्म को देखिए क्या होती है,
अगर किसी को पता है कमेंट करिए, देन आई विल टेल यू। सो सबसे ज़्यादा इनमें डाइवर्सिटी पाई जाती है। सो इट हैज़ टेकन, इकोलॉजिकल का आ गया पर्टिकुलर एरिया में, इन्वायरमेंट होगा कम्प्लेक्स है, यानी इन्वायरमेंटल लेवल पे जो कम्प्लेक्सिटी है उसको हम इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का नाम देते हैं। सो इट हैज़ टेकन मिलियन ईयर ऑफ एवोल्यूशन टू अमोलेट दिस रिच डाइवर्सिटी इन द नेचर। काफ़ी साल लगे हैं इसको बढ़ने के लिए। बट वी विल लूज़ ऑल द वेल्थ इन द लेस देन द 2 century इफ़ प्रेजेंट रेट ऑफ स्पीसीज लॉसेस कंटिन्यू। बट हम अगर इसको ऐसे ही बर्बाद करते गए, एक्सप्लॉइट करते गए, तो जल्दी इसको ख़त्म कर देंगे। बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन आर द वाइटल इन्वायरमेंट इशू। तो इशू बन गया, इसको कैसे संभालें, इंटरनेशनल कंसर्न इसके ऊपर चल रही है। तो क्रिटिकल इंपॉर्टेंस इसकी जो है, सर्वाइवल वैल्यू क्या है, इस सभी को ध्यान में रखा जा रहा है। तो हमारा अर्थ प्लैनेट ख़तरे में है क्योंकि बायोडाइवर्सिटी का हमें काफ़ी लॉस हो गया है। हाउ मैनी स्पीसीज आर देयर ऑन द अर्थ एंड हाउ मैनी इन इंडिया। धरती पे कितनी प्रजातियां हैं और हमारे भारत में कितनी प्रजातियां हैं। सिंस देयर आर द पब्लिश रिकॉर्ड ऑफ ऑल द स्पीसीज डिस्कवर्ड एंड नेम्ड, वी नो हाउ मैनी स्पीसीज इन all have been recorded so far, but it is not easy to answer the question of how many species there on the earth। अर्थ पे स्पीसीज़ को नहीं कर सकते, कितनी हमारे पास है ये बता सकते हैं। IUCN 2004 में बताया था टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज़ जो है ये 1.5 मिलियन है। बट वी हैव नो क्लियर आइडिया ऑफ हाउ मैनी स्पीसीज़ आर येट टू बी डिस्कवर और डिस्क्राइब। कितनी अभी रहती हैं, कितनी खोजने वाली हैं, इतना हमें कोई पता नहीं है। Estimate widely and many of them are only educated guesses. For many taxonomic group species, inventories are more complete in temperate than the tropical country. Considering that an overwhelmingly large proportion of the species waiting to be discovered in the tropics, जो रेन फॉरेस्ट हैं उसमें काफ़ी डाइवर्सिटी है, उसमें इतने डीप हम जा नहीं सकते कि ऐसे जंगल्स हैं, ऐसे एरियाज़ हैं जिसको बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं, दे आर डिस्टर्ब नहीं हुए, उसको देखा नहीं गया। जैसे नीलगिरी है, नीलगिरी बायोडाइवर्सिटी बायोस्फीयर रिजर्व है, सबसे पुराना रिजर्व है, उसमें इतनी डाइवर्सिटी है पूरा अभी तक उसको खोजा नहीं जा सका। तो वो वेट कर रहे हैं अभी उसको कौन खोजे, वहाँ इतनी है रिचनेस है। तो एग्जॉस्टिवली स्टडीड ग्रुप ऑफ इंसेक्ट एक्सट्राप्लोर दिस ratio to other group of animal and plant to come up and gross estimate of the total number of species on earth। तो इससे हम अंदाज़ा लगाएंगे। उस हम एक्सट्रीम एस्टिमेट रेंज बता रहे हैं 20 to 50 मिलियन हो सकते हैं। बट मोर देन कंजर्वेटिव एंड साइंटिफिकली साउंड एस्टिमेट बाय रॉबर्ट ने बताया था प्लेसेस द ग्लोबल स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी एट 7 मिलियन। उसने 7 मिलियन पर बताया भी इतनी हो सकती है। यानी हम पूरा अंदाज़ा नहीं दे सकते, जितना हमें एस्टिमेट उतना ही बता सकते हैं। लेट अस लुक एट द सम इंटरेस्टिंग जो आस्पेक्ट्स हैं अबाउट द अर्थ बायोडाइवर्सिटी बेस्ड ऑन द करंटली अवेलेबल स्पीसीज इन्वेंट्री। मोर देन द 70% ऑफ ऑल द स्पीसीज रिकॉर्डेड आर एनिमल। 70% से ज़्यादा एनिमल्स हैं। वाइल्ड प्लांट में एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जो है 22% से ज़्यादा नहीं है। अमंग द एनिमल इंसेक्ट आर द मोस्ट रिचनेस। सबसे ज़्यादा इंसेक्ट हैं एनिमल में, आर्थ्रोपोडा की जो क्लास इंसेक्ट है सबसे ज़्यादा है टैक्सोनॉमी में, मेकिंग मोर देन 70% ऑफ टोटल। डैट मीन आउट ऑफ द एवरी 10 एनिमल ऑन दिस प्लानट 7 आर इंसेक्ट। 10 में से 10 एनिमल अगर हम काउंट करें रेंडमली तो आपको कितने मिल जाएंगे? 7 आपको इंसेक्ट ही मिलेंगे। अगेन हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस इनर्वस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट इतने ज़्यादा क्यों आए? नंबर ऑफ द फंगाई स्पीसीज इन द वर्ल्ड इज़ मोर देन द कंबाइंड टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ फिश। फिश से ज़्यादा फंगस की स्पीसीज़ हैं, अम्फीबियन, रेप्टाइल एंड मैमल से इकट्ठा कर दें उससे ज़्यादा स्पीसीज़ आपको फंगस की मिल जाएगी। तो यहाँ पे पैटर्न बना हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पाई चार्ट है। यहाँ से आप इसको तो नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट से, आपको पता चल जाएगा। इनवर्टिब्रेट्स एंड प्लांट यही मिलते हैं। यहाँ देख लीजिए इनवर्टिब्रेट्स में इंसेक्ट ज़्यादा कवर कर रहे हैं 75%, फिर मलस्क आगे, क्रस्टेशिया आगे, अदर एनिमल आगे। वर्टिब्रेट्स में फिशिस सबसे ज़्यादा 50% फिशिस का है, मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल, एम्फीबियन।
यानी स्पीसीज़ के बाद बर्ड्स ज़्यादा हैं, बर्ड्स के बाद रेप्टाइल ज़्यादा है, रेप्टाइल के बाद मैमल एंड एम्फीबियन में कंपटीशन है। प्लांट में अगर देखें तो फंगस सबसे ज़्यादा है, मॉसेस, फर्न कम है, एंजियोस्पर्म भी हैं कवर कर रहे हैं, लाइकन, एल्गी। तो ये आप यहाँ से नोट कर लीजिए। सो इट शुड बी नोटेड दैट दीज एस्टिमेट डू नॉट गिव एनी फिगर फॉर द प्रोक्रियोट। बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर अबाउट हाउ मैनी प्रोक्रिएटेड स्पीसीज माइट बी। यहाँ से हमें प्रोक्रियोट का पता नहीं चलता। द प्रॉब्लम इज डैट द कन्वेंशनल टैक्सोनॉमिक मेथड आर नॉट सूटेबल फॉर आइडेंटिफाइंग माइक्रो स्पीसीज एंड मैनी स्पीसीज आर सिंपली नॉट कल्चरेबल अंडर लैब कंडीशन। तो जो हमारे क्लासिफिकेशन के मेथड्स हैं उनमें प्रोक्रियोट की क्लासिफिकेशन इतने अच्छे से नहीं की गई और उनको लैब में कंट्रोल्ड कंडीशन में कल्चर करना पॉसिबल नहीं है। इफ़ यू एक्सेप्ट द बायोकेमिकल और द मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया ऑफ delineating species of this group then their diversity alone might run into million। तो प्रोक्रियोट इतने ज़्यादा हो जाएंगे, अगर हम उसको कैलकुलेट कभी पढ़ पाएँ तो मिलियंस में ही वो हो जाएंगे। नेक्स्ट है ऑल्दो इंडिया की बात कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड की होगी, अब इंडिया की बात कर रहा है। 2.4 ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया, बर्ड्स की जितनी ज़मीन है दुनिया में, संसार में 2.4 लैंड हमारे पास है। इट्स शेयर इज ग्लोबल स्पीसीज इन एन इम्प्रेसिव 8.1% इंडिया में है। डैट इज़ मेक्स आवर कंट्री वन ऑफ द 20 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। 12 मेगा डाइवर्सिटी रीजन्स हैं वर्ल्ड में, उसमें इंडिया का नाम भी आता है। नियरली 45,000 स्पीसीज प्लांट की, ट्वाइस एज ऑफ द एनिमल हैव बीन रिकॉर्डेड इन इंडिया। हाउ मैनी लिविंग स्पीसीज एक्चुअली वर वेटिंग टू बी डिस्कवर, कितने इंडिया में हैं जो डिस्कवर नहीं हुए। इफ़ वी एक्सेप्ट मे ग्लोबल एस्टिमेट, जो मेन एस्टिमेट दिया था, ओनली 22% ऑफ द टोटल स्पीसीज हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार। 22% ही हमें रिकॉर्डेड हुई हैं। अप्लाइंग दिस मोर देन 1 लाख प्लांट स्पीसीज एंड मोर देन 3 लाख एनिमल स्पीसीज जेट टू बी डिस्कवर्ड, इतने भी डिस्कवर करने वाले रहते हैं। तो वुड वी एवर एबल टू कंप्लीट द इन्वेंट्री ऑफ द बायोलॉजिकल वेल्थ, क्या हम कभी इसको सर्च कर पाएंगे अपनी इंडिया की, कर देखें वेल्थ का, धरोहर का पता लगा पाएंगे कितनी है। कंसीडर द इमेंस स्ट्रेन मैन पावर, टैक्सोनॉमिस्ट जो साइंटिस्ट होते हैं जो फील्ड में स्टडी करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, स्पेसिमन लेके आते हैं, एंड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब। सिचुएशन अपीयर मोर होपलेस व्हेन वी रियलाइज दैट द लार्ज फ्रैक्शन ऑफ दीज स्पीसीज, इनको काफ़ी ख़तरा है, विलुप्त होने का ख़तरा है, कई विलुप्त हो चुकी हैं। तो इसलिए ये हमारे लिए निराशा की बात है, तो कभी ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकेगा, पर वी कैन डू आवर बेस्ट इफ़ वी आर ऑलरेडी कंसर्न्ड। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं पैटर्न्स। बायोडाइवर्सिटी के पैटर्न्स क्या हैं, कैसे फैली हुई है। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स, द बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड बट शो ए रैदर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। प्लांट एनिमल की जो डिस्ट्रीब्यूशन है अनइवन है। मैनी ऑफ ग्रुप ऑफ एनिमल और प्लांट देर आर इंटरेस्टिंग पैटर्न इन डाइवर्सिटी, मोस्ट वेल नोन बीइंग लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट इन वेस्ट। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट है। इन जनरल स्पीसीज डाइवर्सिटी ग्रेटेड एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल, जब उन्हें इक्वेटर से पोल में जाएंगे तो डाइवर्सिटी कम हो जाती है, इसको कहते हैं लैटिट्यूड, विद वेरी फ्यू एक्सेप्शन। ट्रॉफिक जो लैटिट्यूडनल रेंज है 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, हार्बर मोर स्पीसीज देन द टेम्परेट ऑफ पोलर एरिया, ये आपने नोट कर लेना है। कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर हैज़ नियरली 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड, वाइल्ड न्यू जोरक हैज़ 41 डिग्री नॉर्थ हैज़ 105 स्पीसीज हैं, और ग्रीनलैंड 71 डिग्री पे 156 है। इंडिया मच ऑफ इट्स लैंड इन द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैज़ 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड। ये आपको बता रहा हूँ एंगल से हिसाब से। ए फॉरेस्ट इन द ट्रॉपिकल range like equator has up 10 times as many species of the buskero plant as a forest of the equal area in the temperate region like Midwest of USA. The largely tropical Amazonian rainforest of South America now having greatly biodiversity on the earth. It is a home more than home है 40,000 स्पीसीज प्लांट है, 3,000 स्पीसीज जो है फिशेज़ हैं, 1300 फर्ड्स हैं, 427 मैमल है, 427 एम्फीबियन है, 378 रेप्टाइल है, मोर देन 1,25,000 इन्वर्टेब्रेट है। साइंटिस्ट एस्टिमेट दैट इन दीज रेन फॉरेस्ट देयर माइट बी एट लीस्ट 2 मिलियन इंसेक्ट स्पीसीज वेटिंग टू बी डिस्कवर। साइंटिस्ट अभी अंदाज़ा लगा रहे भी, इतना हमें पता नहीं है, बट ये पुरानी पब्लिकेशंस हैं,
आपको पता है अमेजोन में काफ़ी भयानक आग लगी थी, काफ़ी डाइवर्सिटी बर्बाद हो चुकी है। सो यहाँ अगर हम पोल में जाएंगे तो डाइवर्सिटी कम होगी, इक्वेटर में आएंगे तो डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। तो ये यहाँ अंदाज़ा दे रहा है। What is so special about the tropical that might account their greater biological diversity? ज़्यादातर वैसे ट्रॉपिकल्स में होती है, उष्णकटिबंधीय जहाँ बारिश पड़ती है, जो घने जंगल होते हैं उसमें डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा। इकोलॉजिस्ट एंड एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट ने प्रपोज किया है काफ़ी हाइपोथेसिस। सम इम्पॉर्टेंट जैसे स्पेशिएशन इज जनरली एज फंक्शन ऑफ टाइम, अनलाइक टेम्परेट रीजन सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट ग्लेशियर्स इन पास्ट, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैव रिमेन्ड relatively undisturbed 5 million of year। सो जो वर्षा वन हैं वो अनडिस्टर्ब रहे हैं, इसलिए उनका स्टेबल क्लाइमेट है। जो पोल के एरिया है उसमें ग्लेशिएशन काफ़ी बार हुई है। हैड ए लॉन्ग एवोल्यूशनरी टाइम फॉर स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन। सो जो ट्रॉपिकल जो जंगल थे उसको काफ़ी टाइम मिल गया था डाइवर्सिफाई होने के लिए। सेकंड, यहाँ पे ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट अनलाइक टेम्परेट वन हैज़ लेस सीजनल, ट्रॉपिकल का सीजनल नहीं है, रिलेटिवली मोर कांस्टेंट इन्वायरमेंट है इनका। सच कांस्टेंट इन्वायरमेंट प्रमोट द निश स्पेशलाइजेशन, उससे इनका फंक्शनल एरिया जो एनिमल्स प्लांट है उसका स्पेशलाइज हो गया, उससे ग्रेट डाइवर्सिटी आ सकती है। तीसरा कारण है देयर इज़ मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन ट्रॉपिक्स, ज़्यादा प्लांट है इसलिए ज़्यादा सोलर एनर्जी वो ले रहे हैं। कंट्रीब्यूट हायर प्रोडक्टिविटी, ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा करेंगे, उसके ऊपर बाकी ट्रॉपिक लेवल सर्वाइव कर पाएंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज़ द स्पीसीज़ एरिया रिलेशनशिप। आगे एक दूसरा रिलेशनशिप आता है, स्पीसीज़ का एरिया के हिसाब से क्या रिलेशनशिप है, ये आपने नोट कर लेना है। ड्यूरिंग द pioneering and extensive exploration in the wilderness of South America jungle, the great German naturalist and geographical Alexander von Humboldt, इसका नाम लिख लीजिए, उसने देखा था विद इन द रीजन ऑफ स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया। जितना एरिया एक्सप्लोर हुआ उसनी रिचनेस बढ़ रही थी, बट ओनली ए लिमिट तक। इन फैक्ट द रिलेशन बिटवीन स्पीसीज रिचनेस एंड द एरिया फॉर द वाइड वैरायटी ऑफ टैक्सा, जैसे एंजियोस्पर्म प्लांट हैं, बर्ड्स हैं, बैट हैं, फ्रेश वाटर फिश हैं, टर्न आउट टू बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो हाइपरबोला ले रहा था वहाँ। ऑन द logarithmic scale the relationship is the straight line described by equation। तो लोगेस्टिक फेज में एक कंडीशन आ जाती है log s log c z log a। s है स्पीसीज रिचनेस, a एरिया है, z है स्लोप लाइन, रिग्रेशन कोफिशिएंट है, y इज़ द c इज़ द y इंटरसेप्ट। यहाँ आ जाता है, इसको रिग्रेशन कहते हैं, जो दोनों में रिलेशन देती है इसको रिग्रेशन कहते हैं। तो ये हाइपरबोला कंडीशन आ रही है। कब आ रही है हाइपरबोला, मैंने अभी आपको बताया था, इन एनिमल्स में एंजियोस्पर्म प्लांट बर्ड्स बैट एंड टर्न टू बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन रहा था, यानी बाद में इसकी रेक्टेंगल फॉर्म बन रही थी। और लॉजिस्टिक स्केल में जो ऐसा स्ट्रेट रिलेशनशिप आ रहा था। ये फार्मूला आप याद रख लीजिए, इसमें क्वेश्चंस काफ़ी राइज होते हैं। और बाकी अगर यहाँ देखें, इकोलॉजिस्ट हैज़ डिस्कवर्ड दैट द वैल्यू ऑफ द जेड लाइन, जो जेड लाइन की वैल्यू है उसकी जो रेंज है 0.1 to 0.2 रिगार्डलेस ऑफ द टैक्सोनॉमिक ग्रुप टू बी रीजन। एनिमल को छोड़ के इसकी जो वैल्यू है इतनी रही है, एनिमल मैटर नहीं करता। वेदर इट इज़ प्लांट इन ब्रिटानियन वर्ड्स इन कैलिफोर्निया और मलस्का इन न्यूयॉर्क स्टेट, स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन जो है अमेजिंगली सिमिलर है, सभी की सिमिलर लाइन आई। तो what if you analyze the species area relationship among a very large area like the entire continent, you will find the slope of the line much steeper। तो स्टीप बन रही है लाइन। अगर पूरा एरिया देखें, जेड वैल्यू जो है उसकी रेंज 0.6 से 1.2 आ रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फ्रूगीवोरस हैं, जो फ्रूट खाने वाले एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ द डिफरेंट कॉन्टिनेंट, इसकी जो स्लोप है 1.15 आ रही है। बट डू बी स्टीपर स्लोप मीन टू दिस कंटेक्स्ट, स्टीपर स्लोप का इस पर क्या मीनिंग होगा? तो अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा है तो यू कैन गिव द आंसर। तो ये एरिया से इसका दिखाया हुआ है रिलेशनशिप। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ द स्पीसीज डाइवर्सिटी इन द इकोसिस्टम। डज द नंबर ऑफ द स्पीसीज इन ए कम्युनिटी रियली मैटर टू फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम? स्पीसीज का मैटर करता है इकोसिस्टम के फंक्शन के लिए? दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर विच द इकोलॉजिस्ट नॉट हैव बीन एबल टू डेफिनेट आंसर। अभी तक इसका आंसर नहीं मिला।
फॉर मैनी डिकेड इकोलॉजिस्ट बिलीव करते थे कम्युनिटी मोर देन स्पीसीज़ की जनरली टेंड टू मोर स्टेबल देन दोज विद लेस स्पीसीज़। वो ये बिलीव करते थे भी जिसमें स्पीसीज़ ज़्यादा होती वो ज़्यादा स्टेबल कम्युनिटी होती है। बट एग्जैक्टली स्टेबिलिटी फॉर बायोलॉजिकल कम्युनिटी, एग्जैक्टली स्टेबिलिटी का मीनिंग है क्या? स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन इन द प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर। इट मस्ट आइदर रेजिस्टेंस टू रेजिडेंट टू द ओकेजनल डिस्टर्बेंस नेचुरल मैन मेड। जो रेजिस्टेंस होती है एनवायरनमेंट की या मैन करता है उसको वो टॉलरेट करने वाली होनी चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। एंड मस्ट आल्सो रेजिस्टेंट टू इन्वेजन बाय एलियन स्पीसीज़, जो बाहर से कोई स्पीसीज़ आ जाए उसको वो ओवरकम कर सके। वी डू नॉट नो हाउ दीज एट्रीब्यूट आर लिंक्ड टू स्पीसीज रिचनेस इन कम्युनिटी, बट डेविड टिलमैन जो लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट किए थे उसने काफ़ी रिसर्च की थी। टिलमैन ने देखा था द प्लॉट विद मोर स्पीसीज, जो प्लाट उन्होंने काटा था जिसमें ज़्यादा स्पीसीज थी, उन्होंने देखा था लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास। ही आल्सो शो डैट इन दिस एक्सपेरिमेंट इंक्रीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूटेड टू हाई प्रोडक्टिविटी। जितनी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है उतनी डाइवर्सिटी भी बढ़ी है। सो ऑल दो वी मे नॉट अंडरस्टैंड द कम्प्लीटली हो द स्पीसीज रिचनेस कंट्रीब्यूट वेल बीइंग ऑफ द इकोसिस्टम, कितना करती है, कितना भला करती है वो रिचनेस किसी इकोसिस्टम का। वी नो एनफ टू रियलाइज दैट द रिचनेस बायोडाइवर्सिटी इज नॉट ओनली द एसेंशियल फॉर इकोसिस्टम हेल्थ बट इम्पेरेटिव फॉर एवरी सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन रेस of the planet. At a time we are losing species at an alarming pace. अभी हम काफ़ी species lose कर रहे हैं। One might ask, does it really matter to us if the few species burn extinct? क्या कोई species अगर विलुप्त हो जाएगी तो हमें नुकसान होगा? Would the Western Ghat ecosystem be less functioning if one of its tree frog species is lost forever? वेस्टर्न घाट की अगर कोई ट्री फ्रॉग की स्पीसीज़ ख़त्म हो जाए तो उसके फंक्शन को इफ़ेक्ट होगा इकोसिस्टम को। हो आवर क्वालिटी ऑफ द लाइफ अफेक्टेड, कितनी अब हमारी क्वालिटी इफेक्टेड होगी। इंस्टेड ऑफ 20,000 वी हैव ओनली 15,000 स्पीसीज ऑफ एंट ऑन अर्थ। कह रहा है अगर 20,000 से छोड़ के हमारे पास फिर एंट्स की 15,000 स्पीसीज बच जाए तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो देखने में इनका कोई मतलब नहीं लगता अभी एंट्स की हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, फ्रॉग की क्या इंपॉर्टेंस है, बट दे हैव मच इंपॉर्टेंस। अगर हम डिटेल में इसको देखेंगे, इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखते हैं तो इनका काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट पड़ते हैं। देयर आर द नॉट डायरेक्ट, इसका आंसर डायरेक्ट नहीं है। वी कैन डेवलप द प्रॉपर प्रोस्पेक्टिव थ्रू एन एनालॉगी। एनालॉगी देख सकते हैं रिबर्ट पावर्ड हाइपोथेसिस, जो हाइपोथेसिस है रिबर्ट पावर्ड हाइपोथेसिस पॉपर हाइपोथेसिस था, यूज बाय स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पॉल इनरिक। ये आप नोट कर लीजिए, ये पेपर में आता है। इन एन एयरप्लेन जो इकोसिस्टम ऑल द पार्ट आर जॉइंटेड टुगेदर यूजिंग थाउजेंड्स ऑफ रिबेट्स स्पीसीज, जो रिबेट्स लगे होते हैं प्लेन में, एरोप्लेन में, उसकी बात कर रहा है। इसको स्पीसीज कहना है, एरोप्लेन को वो कह रहा है इकोसिस्टम। इफ एवरी पैसेंजर्स ट्रैवलिंग इन इट स्टार्ट पॉपिंग ए रिबेट टू टेक होम, अगर कोई एक एक पुर्जा लेके चला जाए जहाज़ का, जो भी पैसेंजर उतर रहा है, कॉजिंग स्पीसीज टू बिकम एक्सटिंक्ट, जिसको एक्सटिंक्शन से जोड़ा गया है, जैसे पुर्जा ले गया कोई जहाज़ का निकाल के तो एक्सटिंक्ट हो गया। इट मे नॉट अफेक्ट द फ्लाइट सेफली, अफेक्ट होगी फ्लाइट। प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम, जो फ्लाइट अफेक्ट होगी सो फंक्शनिंग इकोसिस्टम की है। इनिशियली बट एज मोर एंड मोर रिबेट रिमूव, जितने ज़्यादा उसके पार्ट रिबेट्स जो रिमूव होते जाएंगे, एंड द प्लेन बिकम डेंजरसली वीक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, फिर वो टाइम के हिसाब से इतना वीक हो जाएगा, उड़ नहीं पाएगा। फर्दर मोर विच रिबेट रिमूव में आल्सो भी क्रिटिकल, फिर ऐसा कंडीशन आ जाएगी, कोई ऐसा क्रिटिकल पुर्जा होगा अगर उसको निकाल देंगे तो पूरा नुकसान हो जाएगा। लॉस ऑफ द रिबेट ऑन द विंग, विंग की बात कर रहे हैं, की स्पीसीज़ है वो, जैसे जहाज़ के पंखे होते हैं सबसे मेन है, उसको की स्पीसीज़ कहते हैं। तो मेजर इकोसिस्टम फंक्शन को अफेक्ट करता है। इट इज़ ऑब्वियसली मोर सीरियस थ्रेट टू फ्लाइट सेफली देन लॉस ऑफ द फ्यू रिबेट ऑन द सीट और विंडो इनसाइड द प्लेन। अगर अंदर की वो शीट ले जा रहा है, विंडो उखाड़ के ले जा रहा है, इतना अफेक्ट नहीं होगा अगर वो डायरेक्टली उसके विंग्स को निकाल के ले जाएगा। सो विंग्स जो है उसके दे आर द व्हाट आई एम सेइंग हियर की स्टोन स्पीसीज़। की स्टोन स्पीसीज़ जैसे एलिफेंट की मैंने कभी बात की थी, अगर आपने मेरे पुराने लेक्चर सुने हैं। एलिफेंट जंगल का राजा इसलिए ही माना जाता है क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी स्पीसीज़ सर्वाइव करती हैं।
जब वो उखाड़ के खाना खाता है तो नीचे काफ़ी लार्वे निकल के आते हैं, सॉइल फॉर्मेशन होती है, जो वो छोड़ देता है उससे बायोमास बनता है, उससे सॉइल बनती है, जो वो उसका डंग होता है उसके ऊपर फीड करते हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा वो सर्वाइव करवाता है, इसलिए वो कीस्टोन स्पीसीज है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज़ द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और बायोडाइवर्सिटी का नुकसान क्या है? इट इज़ डाउटफुल इट इफ़ एनी न्यू स्पीसीज आर बीइंग एडेड, कभी बाहर से न्यू स्पीसीज ऐड हो जाए इनटू द अर्थ ट्रेजरी ऑफ स्पीसीज, देयर इज़ नो डाउट अबाउट कंटिन्यूइंग लॉस। ये भी कोई नुकसान सोचने वाली बात नहीं है, भी लॉस ही हो रहा है। द बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ आवर प्लानट हैज़ बीन डिक्लाइनिंग, कभी डिक्लाइन हो रही है हमारी वेल्थ। अक्यूजिंग फिंगर इज़ क्लियरली पॉइंटिंग टू ह्यूमन एक्टिविटी, सिर्फ हम इशारा किसकी ओर जा रहा है, कसूरवार कौन है? ह्यूमन ही है इनडायरेक्टली। द कोलोनाइजेशन ऑफ द ट्रॉपिकल पैसिफिक इस लैंड बाई ह्यूमन ने पैसिफिक ओशन पे भी कोलोनाइजेशन कर लिया है। टू हैव लेड एक्सटेंशन ऑफ मोर देन 2000 स्पीसीज ऑफ नेटिव बर्ड्स, उसके ख़त्म हो गए हैं। IUCN जो रेड डाटा बुक 2004 की है, उन्होंने बताया है 784 स्पीसीज़ जो है एक्सटेंशन बताई है। 338 वर्टिब्रेट, 359 इनवर्टिब्रेट, 87 प्लांट इन द लास्ट 500 ईयर, इतने ख़त्म हो चुके हैं। सम एग्जांपल ऑफ द रीसेंट एक्सटेंशन जो ली है, डोडो मैरीक्यूटस में होता है, ये आपने सुना होगा। इक्वागा अफ्रीका में, थैलासिनीन ऑस्ट्रेलिया में, स्टीलर सी काऊ रशिया में, 3 सब स्पीसीज़ बैली, जुबान, कैस्पियन टाइगर की ख़त्म हो चुकी हैं। लास्ट 20 ईयर अलोन विद विटनेस्ड द डिसअपियरेंस ऑफ 27 स्पीसीज़। 20 साल में इतना लॉस हो गया, तो ये आपको ख़तरे का निशान है, सोचने वाली बात है। केयरफुल एनालिसिस अगर हम इसका करें तो पता चलता है एक्सटेंशन जो हुई है अक्रॉस द टेक्सा इज़ नॉट रैंडम। सम ऑफ ग्रुप जो हैं एम्फीबियन के अपीयर टू बी मोर विनरेबल टू एक्सटेंशन, एडिंग टू द ग्रिम सिनेरियो ऑफ एक्सटेंशन इज़ द फैक्ट दैट मोर देन द 15,500 स्पीसीज़ जो हैं वर्ल्ड वाइज फेसिंग द थ्रेट, इतनी विलुप्त होने का ख़तरा झेल रही हैं। प्रेजेंटली 20% जो हैं 12% जो हैं बर्ड्स की हैं, 23% मैमल्स की हैं, 32% जो हैं ऑल एम्फीबियन, 31% ऑफ जिम्नोस्पर्म स्पीसीज़ जो हैं ख़तरे के निशान पे ऊपर है। यानी सभी एक जैसा ख़तरा नहीं है, किसी को ख़तरा कम है, किसी को ज़्यादा है, बट ख़तरा है। फ्रॉम द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ थ्रू द फॉसिल रिकॉर्ड, अगर हम पत्थरार देखें, अवशेष को स्टडी करें, we learned that the large scale loss of species like one we have currently witnessed also happened earlier, पहले भी हो चुका है, ये नुकसान अभी नहीं हो रहा है, इवन बिफोर ह्यूमन के आने से पहले भी। ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड 3 बिलियन ईयर पहले चला जाए, सिंस द ओरिजिन ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ देयर वर द 5 ऐसे एपिसोड हुए हैं, घटनाएं हुई हैं। मास एक्सटेंशन, ज़्यादा जब एनिमल विलुप्त हो जाए, ख़त्म हो जाए, मर जाए, उसको मास एक्सटेंशन कहते हैं। हो इज़ द 6th एक्सटेंशन, जब 5 हो चुकी है अब 6th है, प्रेजेंट जो है 6th होने वाली है। द डिफरेंस इन द रेट ऑफ द करंट एक्सटेंशन रेट आर एस्टिमेटेड टू बी 100 to 1000 टाइम फास्टर देन द प्री ह्यूमन टाइम, एंड आवर एक्टिविटी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट फास्ट रेट। Ecologists warn if we present trend continue, nearly half of our species might be wiped off within the next 100 year। जो रेट जो है ह्यूमन कर रहा है, जो ह्यूमन एक्सटेंशन करता है, उसको कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्सटेंशन। जो भी आपने सुना होगा, एक्सटेंशन 2 तरह की होती है, नेचुरल एंड मैन मेड। मैन मेड होती है एंथ्रोपोजेनिक। तो जितने 5 एपिसोड हुए हैं उनमें इतना रेट नहीं था, फास्ट नहीं एक्सटेंशन हुई, जितनी एक्सटेंशन का रेट अब बढ़ गया है, 100 से 1000 गुना बढ़ गया है ह्यूमन से पहले का, अब ज़्यादा बढ़ गया है। तो साइंटिस्टों का अंदाज़ा है कि 100 साल में अगर ऐसा चलता गया तो आधी बायोडाइवर्सिटी जितनी हमारे पास है ख़त्म हो जाएगी। अब इसके कारण क्या हैं बायोडाइवर्सिटी के लॉस में? तो इसके कारण बताए हुए हैं। फर्स्ट इज़ द हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हैबिटेट उसका उजाड़ना, उसको तोड़ देना, विभाजित कर देना। जैसे हैबिटेट लॉस हो रहा है फ्रॉम द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वंस कवरिंग मोर देन 14% ऑफ द अर्थ लैंड, दीज रेन फॉरेस्ट जो हैं नो कवर मोर देन 6%। पहले 14% पहले रहते थे, अब 6% ये जंगल रह गए हैं। दे आर बीइंग डिस्ट्रॉयड, जल्दी से इसको ख़त्म किया जा रहा है। द फिनिश रीडिंग द चैप्टर, अगर हम इसको चैप्टर को अभी ख़त्म करेंगे जो हम पढ़ रहे हैं, 1000 से ज़्यादा हेक्टर ऑफ रेन फॉरेस्ट जो है लॉस्ट हो चुका होगा। अमेजन रेन फॉरेस्ट हैं, अभी तो इसकी बात नहीं कह सकते,
ये पुराना एडिशन है, इसको लंग्स कहते हैं अर्थ के, अमेजोन को आपको पता होगा। अभी ये ख़त्म हो चुके हैं। इनमें सोयाबीन की खेती के लिए इनको जाड़ा जा रहा है, पहले से स्टार्ट हुआ है। अब तो फॉरेस्ट फायर हुई है, पता नहीं किस वजह से हुई है, उससे काफ़ी नुकसान हो गया। तो ये पूरी तरह से ख़त्म हो गए हैं आई होप। तो उसके इम्पैक्ट हो रहा है इन्वायरमेंट के ऊपर। नेक्स्ट है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, शोषण करना, शिकार करना अपने ग्रीड, अपने लालच के लिए, तो जल्दी ख़त्म हो रहे हैं इससे। ओवर एक्सप्लॉयटेशन रिसोर्सेज की करनी, मैनी स्पीसीज़ जो हैं एक्सटिंक्शन हो चुकी हैं इन द लास्ट 500 ईयर। स्टीलर्स जो काऊ है, पैसेंजर पिजन है, ड्यू टू द ओवरप्लास्टेशन ह्यूमन ने इसका शोषण ज़्यादा किया है। एलियन स्पीसीज़ जो बाहर से कुछ स्पीसीज़ लेके आए तो वो जो वहाँ की स्पीसीज़ है उसको नुकसान करती है। जैसे नील पर्च है, विक्टोरिया से ली हुई है, ईस्ट अफ्रीका से, उसने हमारी लोकल जो फिशेज़ हैं उसको ख़त्म कर दिया। एक्लिड फिश इन द लेक जो हैं। और नेट जो है फेमिलियर विद एनवायरमेंट डैमेज कोज बाय थ्रेट पोज नेटिव स्पीसीज़ बाय इन्वेजन, बीड स्पीसीज़ बाय कैरोट ग्रास, बाहर से ये पैरिथ्रम, पूतना मोटी लेंटेना आ गई है, पाटर हिंदी शोरनिया बाहर से आया है, उसने हमारे लोकल जो बायोडाइवर्सिटीज़ को ख़त्म कर दिया है। और कैट फिश जो है अफ्रीका की फॉर द एक्वाकल्चर, वो कैट फिश जो इंडिया की है उसको नुकसान कर रही है। तो ये मैंने पहले भी बताया था। को एक्सटेंशन, दोनों इकट्ठी ख़त्म हो जाती है, इसको को एक्सटेंशन कहते हैं, जब दोनों एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली डिपेंड हो। बिन होस्ट फिश स्पीसीज एक्सटेंट हो जाए, असेंबलेंस ऑफ पैरासाइट आल्सो सेम फेट। अनदर एग्जांपल यहाँ को एवोल्यूड प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म, जैसे हनी बीज खत्म हो जाएंगी तो प्लांट्स भी खत्म हो जाएंगे, फ्लावर खत्म हो जाएंगे, एंजियोस्पर्म खत्म हो जाएंगे। तो दिस इज़ द को एक्सटेंशन। डोडो वर्ड और कैलवेरिया ट्री की भी को एक्सटेंशन में आती है। नेक्स्ट इज़ द बायोडाइवर्सिटी को बचाना क्यों है। अब हमने बचाना क्यों है, इतना हम पढ़ाएंगे क्यों, मुझे मैंने बता दिया। इसको अगर मैं बोलूँ तो इतना इसका रोल नहीं है, मैंने जो इसकी नॉलेज है वो आपको बता दिया है सारा, क्यों बचाना है। तो नैरो यूटिलाइजेशन आर्गूमेंट फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, ह्यूमन जो ले रहा है इससे बेनिफिट ले रहा है, अनाज, दालें, फ्रूट, फायरवुड, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, टैनिन, लुब्रिकेंट, डाई, रेजिन, ये सारा वहाँ से ले रहा है। मोर देन 20% ऑफ ड्रग्स ये हैं जहाँ से आ रही हैं। 25 जो 100 स्पीसीज़ हैं जो ट्रेडिशनल मेडिसिन को देती हैं, तो ये इनका नुकसान हो रहा है, तो इनको संभालना ज़रूरी है। ब्रॉड यूटिलाइजेशन जो है ज़्यादा हम देखें तो काफ़ी रोल है इसका। जैसे फास्ट डिवाइनिंग अमेजोन फॉरेस्ट ये है प्रोड्यूस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं ये अमेजोन के। 20% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन अर्थ की इससे आती है। कैन जो पुट इकोनॉमिक वैल्यूज़ की अगर हम देखें तो कितना नुकसान होगा। पॉलिनेशन जो होती है, पॉलिनेशन से हमें काफ़ी बायोमास बनता है, कितना हनी बनता है, कितने पॉलन बनते हैं, कितने फ्रूट्स निकलते हैं। तो ये इकोलॉजिकल सर्विसेज है जो हमें देती हैं, जिसके बेनिफिट्स हैं। तो उसके बाद आते हैं एथिक्स, जो हमारे धर्म से रिलेटेड हैं, जो जुड़े हुए हैं, स्पिरिचुअल वैल्यू हैं, फिलोसफिकल वैल्यूज़ हैं, ये भी हमारी इससे हर्ट होती हैं। हाउ टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, अब बायोडाइवर्सिटी को बचाएं कैसे। दो बचाने के तरीके हैं, इन सीटू एंड एक्स सीटू, ये मैंने डिटेल में दिया था, थोड़ा यहाँ से देख लीजिए। उसको उसके नॉर्मल इन्वायरमेंट में बचा के रखना है, डेट इज़ द इन सीटू। तो डेवलप कंजर्वेशन मैनी नेशन फाइंड द अनरियलिस्टिक इकोनॉमिकल लॉस फेसिबल तो कंजर्व ऑल द बायोलॉजिकल वेल्थ इनवेयर द नंबर ऑफ द स्पीसीज वेटिंग टू बी सेव्ड फ्रॉम एक्सटिंक्शन फॉर एक्सटीड कंजर्वेशन सोर्स अवेलेबल। ग्लोबल बेसिस पे प्रॉब्लम आ रही है इमेंटमेंट कंजर्वेशन की। आइडेंटिफाई मैक्सिमम प्रोटेक्शन सर्टेन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। वेरी हाई जो स्पीसीज रिचनेस उसको बढ़ाना, एंडेमिज्म देखना, यानी कितनी ज़्यादा रिचनेस है उसको पहले बचाना है, वो भी ज़रूरी है। तो ये ज़रूरी है। 3 ऑफ जो बायोडाइवर्सिटी जो हॉटस्पॉट होते हैं जिसमें ज़्यादा होती है, ज़्यादा लाइफ होती है। बर्ड में 34 बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स हैं, जहाँ पे दी स्पोर्ट्स आल्सो द एक्रेट, जहाँ भी हैबिटेट लॉस होना शुरू हो गया है। जहाँ पे जो इंडिया में है 3 है, वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा, ये मेन है। हिमालय कवर द कंट्रीज एक्सपेशली हाई बायोडाइवर्सिटी हिमालय में है। ऑल द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पुट टुगेदर ओवर लेस देन 2% ऑफ द अर्थ लैंड एरिया, इतना ही लेते हैं। नंबर ऑफ द स्पीसीज दे कलेक्टिवली अगर देखें हार्बर करते हैं। एक्सट्रीमली हाई एंड स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफ दीज हॉटस्पॉट कुड रिड्यूस द ऑनगोइंग मास एक्सटेंशन टू 30%। यानी अगर हम हॉटस्पॉट्स को बचा लें तो हम इसको बचा सकते हैं। इसकी इन सीटू कंजर्वेशन। उसके बाद आते हैं आपके बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं, 14 बायोस्फीयर जो हैं, 19 नेशनल पार्क हैं,
448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। इंडिया हैज़ हिस्ट्री टू रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशंस हैं बचाने के लिए। कल्चर में जैसे ट्रीज़ को नहीं काटा जाता। स्केट ग्रुप ऐसी जगह हैं जिसकी हम पूजा करते हैं। खासी एंड जनिता हिल ऑफ मेघालय, अरावली पर्वतों की पूजा होती है। वेस्टर्न घाट कर्नाटका, महाराष्ट्र, सरगुजा, चंदा एंड बस्टर एरिया मध्य प्रदेश, मेघालय। स्केट ग्रुप आर लास्ट रेफ्यूज फॉर द लार्ज नंबर ऑफ रेस ऑफ ट्रेडिशनल थ्रेटन स्पीसीज। तो स्केट ग्रुप भी बचाते हैं। इसमें सुंदरलाल बगुना का, अमृता राव का जिक्र आता है, आपको पता होगा। चिपको, दोलन, एपिको मूवमेंट, ह्यूमन की, इंडियंस की काफ़ी ज़्यादा लव है, अफेक्शन है नेचर के साथ। उसके बाद आता है XC2। उसको वहाँ से लेके आना, नेचुरल में के को हम बचा नहीं सकते, उसको लैब कंडीशन में, सस्टेन कंडीशन में बचाना, डेट इज़ कॉल्ड XC2। इसमें यूलॉजिकल पार्क आ जाते हैं, बोटेनिकल गार्डन आ जाते हैं, इससे बचाया जाता है। देयर आर मैनी एनिमल विच हैव बीन एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड में एक्सटिंक्ट हो गए हैं, बट हमने इसको पार्क में संभाल के रखा है। 6 XC2 कंजर्वेशन जो एडवांस चल रही हैं जहाँ पे। 9 गैमेट, केयों को गैमेट का भी खतरा है, उनके जो शुक्राणु हैं अंडे ख़त्म हो रहे हैं, उसको भी बचाया जा रहा है। लो टेम्परेचर क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक से उनको बचा सकते हैं। एग को फर्टिलाइज करके लैब में उनको दोबारा तैयार किया जा रहा है। शीड ऑफ द डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रेन को हमने बचाया है। जीन बैंक, शीड बैंक यहाँ से बनते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी, नो पॉलिटिकल बाउंड्रीज, कंजर्वेशन इधर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हुआ। जहाँ पे हमने पॉलिटिकल नहीं, सरकारों का नहीं देखना, हर एक की जिम्मेवारी बनती है। हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो अर्थ समिट लगा था रोई जानेरियो में 1992 में, कॉल्ड अपॉन ऑल द नेशन टू टेक एप्रिशिएट मेजर्स, सभी को उन्होंने बुलावा दिया था अभी पूरी दुनिया की बायोडाइवर्सिटी को बचाइए। यहाँ पे 190 कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। 2020 के समिट में 190 कंट्रीज़ आई थी। सिग्निफिकेंट रिडक्शन हुई है बायोडाइवर्सिटी के लॉस के रेट में। सो आई होप आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसके रेलेवेंट आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, यू कैन पुट कमेंट। यहाँ से आप इसकी समरी देख सकते हो चैप्टर की। और वीडियो कैसा लगा काइंडली कमेंट करना। अभी हमारे पास लास्ट चैप्टर बचता है, सून वी विल कवर इट। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे हैप्पी।